हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से रुद्र नर्सिंग एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक मल्टीपल अलॉट्स एवं ब्लड ग्रुप होगा। जो भी फ्रेंड इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे वाले आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर लें ताकि आप सभी को हमारे नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जेनेटिक्स में यूज़ होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स का हम पहले डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला हमारा टर्म क्या है? जीन है। जीन क्या चीज़ होती है? ये डीएनए, मान लीजिए एक डीएनए है आपका, ठीक है। ये डीएनए का कोई भी छोटा सा खंड ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। मान लीजिए हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पार्ट ले लिया है इतना, ठीक है। तो इस पे क्या होते हैं, कुछ जेनेटिक्स कोड पाए जाते हैं जो कि बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स को डिटरमाइन करते हैं। अब ये बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या होते हैं? तो बायोलॉजिकल कैरेक्टर, मान लीजिए कोई इंडिविजुअल है, वो लंबा है या बौना है, काला है या गोरा है, तो ये जितने भी जो फीचर्स होते हैं किसी भी व्यक्ति के, जो कैरेक्टर्स होते हैं, इन्हीं को हम बायोलॉजिकल कैरेक्टर कहते हैं। तो जॉनसन ने सर्वप्रथम जो है जीन शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। और मेंडल ने इसको क्या कहा था? फैक्टर कहा था। याद रखना है आपको, जॉनसन ने जो है जीन शब्द का प्रयोग किया था और मेंडल ने इसे फैक्टर कहा था। नेक्स्ट टर्म है हमारा एलिलोमॉर्फ या एलील्स। किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो अल्टरनेटिव फॉर्म को हम क्या कहते हैं? एलील कहते हैं। इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, जब क्रोमोजोम्स जोड़ियों में हो, ठीक है। जोड़ियों से मतलब क्या है, यहाँ पे एक क्रोमोजोम आपका माता से मिलेगा, दूसरा क्रोमोजोम आपके पिता से मिलेगा, ठीक है। तो उसमें उपस्थित जीन भी कैसे होंगे? जोड़े में होंगे। तब इन जोड़ों को हम क्या कहते हैं? एलील कहते हैं। जैसे कि आप फिगर में देखिए, यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोजोम है जिसमें एक क्रोमोजोम आपको पिता से मिल रहा है, दूसरा क्रोमोजोम आपको माता से मिल रहा है, ठीक है। तो ये पेयरिंग हो गई। और उसमें आप जीन भी देख रहे हैं, वो भी जीन भी जो है साथ में पेयरिंग बना रहे हैं। देखिए यहाँ पे कैपिटल टी है और स्मॉल टी है, ठीक है। कैपिटल आर, स्मॉल आर है, कैपिटल ए है, कैपिटल जी है, ठीक है। तो ये आप देखिए यहाँ पे जीन जो है कैसे है, वो पेयरिंग बना रही हैं, ठीक है। तो इन्हीं पेयरिंग को हम क्या कहते हैं? एलील्स कहते हैं। देखिए सब में पेयरिंग बना रहा है ना। ये कैपिटल ए है ना, इसी प्रकार कैपिटल जी है। तो यहाँ पे पेयरिंग बना रहा है, तो इन्हीं पेयरिंग को हम क्या कहते हैं? एलील्स कहते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ये एलील्स जो हैं सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। जब सेम होगा तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? होमोलोगस एलील कहते हैं। और जब ये एलील डिफरेंट होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? हेटेरोलोगस एलील्स कहते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए, पौधे की ऊंचाई को नियंत्रित करने वाले जीन के दो एलील कैपिटल टी व स्मॉल टी हैं। जो कैपिटल टी है वो लंबे को डिनोट करेगा और जो स्मॉल टी है वो बौने पौधे को डिनोट करता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं एक ही जीन है, ठीक है। एक जीन है, उसके दो वैकल्पिक ग्रुप हैं। तो दो वैकल्पिक ग्रुप क्या है? एक लंबा है और एक बौना है, ठीक है। किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो से अधिक अल्टरनेटिव फॉर्म। अब यहाँ पे हमने बताया, आपको डेफिनेशन में क्या बताया था कि एक ही जीन के दो रूप हों, एक ही जीन के दो वैकल्पिक रूप हों, तो उसको हम जो है एलील्स कह देते हैं। अब यहाँ पे एक ही जीन के दो से अधिक जब वैकल्पिक रूप हो जाते हैं, दो से अधिक अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? मल्टीपल एलील्स या मल्टीपल अलॉट के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा जीन लोकस। जीन लोकस से तात्पर्य क्या है? क्रोमोजोम पे कुछ विशेष स्थान होते हैं, उन स्थानों पर जो है जीन्स पाए जाते हैं। इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? जीन लोकस कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके देखिए फिगर में क्रोमोजोम्स बने हुए हैं, इन क्रोमोजोम्स के पर्टिकुलर स्थान पर जो है जीन्स प्रेजेंट हो रहे हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे इसमें ये वाला है, ठीक है। तो ये जो जीन्स जब पाए जाते हैं किसी पर्टिकुलर स्थान पर क्रोमोजोम में, तो उसको हम क्या कहते हैं? जीन लोकस कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा जीनोम, ठीक है। किसी जीव में उपस्थित कुल हैप्लॉइड की संख्या को क्या कहते हैं? जीनोम कहते हैं। हैप्लॉइड से मतलब क्या है? मान लीजिए जैसे एक ह्यूमन है तो उसका स्पर्म और एग कैसे होंगे? ये सेल्स हैप्लॉइड सेल्स होंगे। अगर उस हैप्लॉइड सेल्स में टोटल नंबर ऑफ जीन्स की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या कहलाता है? आपका जीनोम कहलाता है, ठीक है। आपको याद रखना है हैप्लॉइड होना चाहिए, हैप्लॉइड की संख्या, ठीक है। नेक्स्ट हमारा डोमिनेंट एंड रिसेसिव। होमोलोगस क्रोमोजोम्स, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोजोम क्या होगा? जो रचना में या संरचना में एक जैसे होते हैं, ठीक है। और जो एक क्रोमोजोम होगा वो आपको माता से मिलेगा, दूसरा क्रोमोजोम जो है वो पिता से मिलेगा, ठीक है। तो उसमें उपस्थित हेटेरोजाइगस एलील्स, ठीक है। हेटेरोजाइगस एलील, अभी मैंने आपको बताया था हेटेरोजाइगस एलील से मतलब क्या है? मान लीजिए एक क्रोमोजोम पर कैपिटल टी है और दूसरे पर
स्मॉल टी है, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, हेटेरोजाइगस एलील्स कहते हैं। जैसे कि फिगर में देखो यहाँ बना है कैपिटल बी और स्मॉल बी, तो ये हेटेरोजाइगस एलील्स हो गए, ठीक है। में से कोई एक यदि उस लक्षण को एक्सप्रेस कर दे तो उसको डोमिनेंट एलील कहते हैं, और जो अपने लक्षण को शो नहीं कर पाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, रिसेसिव एलील कहते हैं। जैसे मान लीजिए फिगर में कैपिटल बी और स्मॉल बी है, तो कैपिटल बी क्या होगा, डोमिनेंट हो गया, तो ये अपने लक्षण को जो है शो कर देगा, और साथ में जो रिसेसिव होता है, जो छोटा होता है स्मॉल लेटर में जिसे हम लिखते हैं, वो अपने लक्षण को दबा लेता है, ठीक है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो डोमिनेंट होगा वो रिसेसिव को दबा लेता है, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, हमारी डोमिनेंट एंड रिसेसिव कंडीशन कहलाती है। नेक्स्ट हमारा है जीनोटाइप। जीनोटाइप शब्द का जो प्रयोग है सबसे पहले किसने किया था, जॉनसन ने किया था, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या होगा, किसी सजीव की आनुवंशिकी रचना को हम क्या कहते हैं, जीनोटाइप कहते हैं। और याद रखना जो आनुवंशिकी रचना होता है उसको हमेशा केवल जो लेटर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट लेटर्स होते हैं, उनके द्वारा जो है डिनोट किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे कैपिटल टी टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी है और स्मॉल टी टी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, फिनोटाइप है। फिनोटाइप शब्द का उपयोग भी जॉनसन ने किया था। किसी लक्षण का बाहरी रूप, ठीक है, क्या कहलाएगा, आपका फिनोटाइप कहलाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल है, मान लीजिए कोई मटर का पौधा है, ठीक है, वो मटर का पौधा लंबा है, बौना है ना, तो ये क्या कहलाएंगे, इसके फिनोटाइप कहलाएंगे। अगर हम उनके बीज की बात करते हैं, दाने की बात करते हैं, तो कोई गोल है, कोई झुर्रीदार है ना, तो ये कैसे होंगे, सब ये जितने भी जो बाहरी लक्षण होते हैं, जैसे मतलब आप कोई देख रहे हैं, किसी व्यक्ति को देख रहे हैं, वो व्यक्ति कैसा है, गोरा है या काला है, लंबा है या बौना है, ठीक है, तो जो बाहरी रूप हम देखते हैं तो उसको फिनोटाइप कह देते हैं। अब भाई ये जो लक्षण होते हैं उनको निर्धारित करने वाले क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। तो जब हम जीन की बात करते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर जीन की बात करते हैं, तो उसे हम जीनोटाइप कह देते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, जीन पूल है, ठीक है। तो जीन पूल में क्या होता है, ऑल द जीनोटाइप्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इन अ पॉपुलेशन फॉर्म द जीन पूल, ठीक है। मतलब यह है किसी भी पॉपुलेशन में उपस्थित सभी जीवों की आनुवंशिकी रचना को हम जीन पूल कहते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कोई पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में सारे ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड कर लो, ठीक है, सारे इंक्लूड कर लिया हमने ऑर्गेनिज्म को, तो इन सभी ऑर्गेनिज्म के जितने भी जो जेनेटिक स्ट्रक्चर होंगे, जो आनुवंशिकी जो रचना होगी, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, जीन पूल कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा होमोजाइगस। किसी एक कैरेक्टर के लिए जब दोनों जीन्स कैसे हों, सेम हो, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, होमोजाइगस कहते हैं। सेल्फ ब्रीडिंग करने पर जो संतान इसमें पैदा होती है उसमें भी वही कैरेक्टर होंगे जो उसके माता पिता के थे, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है, कैपिटल टी टी और स्मॉल टी टी। आप यहाँ देख रहे हैं दोनों जीन कैसे हैं, सेम है। देखिए यहाँ कैपिटल टी टी है तो यहाँ पे स्मॉल टी टी है, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, होमोजाइगस कंडीशन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा हेटेरोजाइगस। जस्ट ये होमोजाइगस का अपोजिट हो जाता है, ठीक है। तो किसी एक कैरेक्टर के लिए दोनों जीन्स जब डिफरेंट हों, कैसे हों, डिफरेंट हों, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हेटेरोजाइगस या हाइब्रिड कहते हैं। और एक जीव सेल्फ ब्रीडिंग नहीं कर सकते हैं। ऐसे जीव जो होते हैं वो कभी भी सेल्फ ब्रीडिंग नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए देखो यहाँ फिगर में आप देख भी रहे हैं, एक कैपिटल बी है तो एक स्मॉल बी है, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जो दोनों हमारे जीन्स हैं वो कैसे हैं, डिफरेंट हैं, ठीक है, एक जैसे नहीं हैं। तो इस कंडीशन को हम क्या कह देते हैं, हेटेरोजाइगस कह देते हैं। चलिए अब हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहला है हमारा एबीओ ब्लड ग्रुप। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है सबसे पहले किसने प्रपोज किया था, कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। जो ब्लड ग्रुप होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, ए बी और ओ टाइप्स, ठीक है, आपको ये याद रखना है, 4 प्रकार के होते हैं। इन जो ये ब्लड ग्रुप जो टाइप्स हैं हमारे, इन टाइप्स पे क्या होता है, इनकी आरबीसी जो होती है, आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति ही जो है ब्लड ग्रुप को निर्धारित करती है। तो सबसे पहले मान लीजिए हमारा ब्लड ग्रुप ए टाइप है, क्या है, सबसे पहला जो है ब्लड ग्रुप ए टाइप है। तो ऐसे व्यक्ति के आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन ए आपको देखने को मिलता है, जबकि अगर हम प्लाज्मा की बात करते हैं तो उस प्लाज्मा में जो है एंटीबॉडी एंटी बी मिलती है। इसी प्रकार अगर कोई पेशेंट या कोई पर्सन जो है जिसका ब्लड ग्रुप बी है तो उसकी आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन बी देखने को मिलता है, और प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी होगा वो कौन सा होगा, आपका एंटी ए एंटीबॉडी होगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर कोई पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, ए बी टाइप है, तो उसकी आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों प्रकार के एंटीजन देखने को मिलते हैं, जबकि एंटीबॉडीज़
उसके प्लाज्मा में जो एंटीबॉडीज़ होती है कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है। नो एंटीबॉडीज़ आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है कोई पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप टाइप क्या है, ओ है, तो याद रखना आरबीसी के सरफेस पे कोई भी एंटीजेंस नहीं पाई जाएगी, लेकिन इनके प्लाज्मा में जो है दोनों एंटीबॉडी यानी कि एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं। चलिए, जो मैंने अभी आपको ये समझाया है इसको हम जो है एक टेबल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए फिगर में हमने 4 ग्रुप में डिवाइड किया है, ब्लड ग्रुप ए, बी, ए बी और ओ, ठीक है। अब ये देखिए आप फिगर में देख रहे हैं ये आरबीसी बनी हुई है और आरबीसी की सरफेस पर देखिए यहाँ पे एंटीजेंस ये बने हुए हैं। अगर मान लीजिए आपका ग्रुप ए है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको एंटीजन ए देखने को मिलेगा। अगर आपका ग्रुप बी है तो आपका एंटीजन क्या होगा, बी होगा। अगर ए बी है तो आपका एंटीजन ए और बी होगा, ठीक है। ग्रुप ओ है तो कोई भी एंटीजन इसकी सरफेस पर नहीं मिल रही। देखिए फिगर में कोई भी एंटीजन नहीं है इसकी सरफेस पे, जबकि बाकियों में क्या है, सब में एंटीजन्स हैं, ठीक है। अब वहीं अगर हम एंटीबॉडी की बात करते हैं, प्लाज्मा में उपस्थित जो एंटीबॉडी होती है, तो जो ग्रुप ए है उसमें एंटीबॉडी एंटी बी मिलती है, ठीक है। ग्रुप बी में है तो एंटीबॉडी ए मिलेगी आपको देखने को। जो ग्रुप ए बी है उसमें कोई भी आपको एंटीबॉडी देखने को नहीं मिलती है। वहीं ग्रुप ओ की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे दोनों प्रकार के जो आपकी एंटीबॉडी हैं वो आपको देखने को मिलेगी। कौन कौन सी एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी एंटी ए और एंटीबॉडी एंटी बी। अब हम ये समझेंगे कि कौन जो है ब्लड किसको दे सकता है और कौन किससे रिसीव कर सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने टेबल बनाई हुई है जिसको हमने 4 ब्लड ग्रुप टाइप में बांटा है, ओ, ए बी और ओ। मान लीजिए ओ है, ये रेसिपिएंट है यानी कि ग्रहण करने वाला, तो ये किस किस से ग्रहण कर सकता है, ओ से ग्रहण कर सकता है, ए से नहीं ग्रहण करेगा, ठीक है, बी से भी नहीं ग्रहण करेगा और ए बी से भी नहीं ग्रहण करेगा, ठीक है। इसी प्रकार ए जो है वो किस किस से ले सकता है, ओ से ले सकता है, ए से ले सकता है, बाकी किसी से नहीं लेगा, ठीक है। ब्लड ग्रुप बी है तो ये किस किस से लेगा, ओ से लेगा और बी से लेगा, बाकी किसी से नहीं लेगा। जो ब्लड ग्रुप ए बी है वो सभी से ले सकता है, चाहे ओ हो, चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे ए बी हो, ठीक है। तो ये सभी से ब्लड ग्रुप ले सकता है अपना, ठीक है। यही कारण है कि ए बी को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं, ठीक है। ए बी जो है वो सबसे ब्लड ग्रहण कर सकता है, इसीलिए इसको हम ए बी को यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं। जबकि ओ को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम डोनर के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो ओ जो है वो देखिए ओ को भी दे रहा है, हाँ दे रहा है, ओ ए को भी दे रहा है, हाँ दे रहा है, ओ बी को भी दे रहा है, हाँ दे रहा है, ओ ए बी को दे रहा है, हाँ दे रहा है। तो ओ क्या हो गया हमारा, यूनिवर्सल डोनर हो गया। नेक्स्ट है हमारा जीन गवर्निंग ब्लड ग्रुप, ठीक है। ब्लड ग्रुप को मतलब जो है गवर्न करने वाले कुछ जीन्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा इसमें पॉइंट क्या है, मल्टीपल ऑफ एलील्स, ठीक है। मल्टीपल एलील्स इसमें कौन कौन से होते हैं, 3 प्रकार के मल्टीपल एलील्स होते हैं जो कि ये आपके क्रोमोसोम नंबर 9 में प्रेजेंट होंगे, आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो ये कौन कौन से मल्टीपल एलील होते हैं, आई ए होता है, आई बी होता है और आई 0 होगा, ठीक है। 0 का मतलब कुछ भी नहीं है, ठीक है। डोमिनेंट एलील्स इसमें कौन से होते हैं, आपके आई ए और आई बी होगा। डोमिनेंट एलील से मतलब ये है कि ये जो एलील्स हैं वो अपने लक्षण को शो कर देते हैं और जो रेसेसिव एलील्स होगा वो अपने लक्षण को शो नहीं करेगा, इसीलिए यहाँ पे जो है आई नॉट या आई 0 का हमने यूज़ किया है, ठीक है। जैसे फिगर में देखिए यहाँ पे टेबल बनाई है मैंने यहाँ पे ब्लड टाइप और जीनोटाइप। तो ब्लड टाइप में आपने देख लिया कि ए बी और ओ हैं, जबकि जीनोटाइप की अगर बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए ए है तो उसका जीनोटाइप 2 प्रकार का हो सकता है, आई ए और आई आई 0। अब इस कंडीशन में अगर देखे जाए तो देखो यहाँ पे तो आपका टोटल अगर बात करते हैं तो यहाँ प्योर आपको ए मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी आपको प्योर ए मिलेगा, क्यों, मैंने अभी बताया था कि इसमें डोमिनेंट कौन सा हुआ, कैपिटल ए है, जबकि जो 0 है वो अपने लक्षण को शो ही नहीं करेगा। तो कुल मिला के यहाँ पे रिजल्ट मुझे क्या मिला, कुल मिला के रिजल्ट मुझे मिला कैपिटल ए, ठीक है। इसी प्रकार देखिए ग्रुप बी, जो ब्लड ग्रुप हमारा बी है उसमें देखिए जीनोटाइप, तो यहाँ पे दोनों बी भी हैं
तो हमारा बी मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे बी 0 है तो 0 है, चूँकि यहाँ पे रिसेसिव है तो ये अपने को लक्षण को शो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो हमें प्योर क्या चीज़ मिलेगी, यहाँ पे बी मिलेगी। ठीक है, अब क्या है हमारा ए बी है, तो ए बी है यहाँ पे आई ए है और आई बी है। ठीक है, दोनों ही कैसे हैं, डोमिनेंट हैं, इसलिए यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप होगा वो कैसा होगा, आपका ए बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ब्लड ग्रुप ओ है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों ही कैसे हैं, रिसेसिव हैं, इसीलिए यहाँ पे कोई भी हम उसको डिनोट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो रिसेसिव है, ये अपने लक्षण को शो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आर एच फैक्टर। ठीक है, तो आर एच फैक्टर डिस्कवर्ड बाई लैंडस्टीनर एंड वीनर। ठीक है, किसने इसको डिस्कवर किया था, लैंडस्टीनर और वीनर ने किया था, किसमें, रेसस मंकी में किया था। ठीक है, अबाउट 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है, नॉर्मली कंटेन्स द थर्ड एंटीजीन कॉल्ड आर एच फैक्टर और आर एच एंटीजीन ऑन द सर्फेस ऑफ देयर आरबीसी। अगर किसी पॉपुलेशन की बात करते हैं, उस पॉपुलेशन के लगभग 2/3 जो इंडिविजुअल्स होंगे, ठीक है, उनकी आरबीसी की सरफेस पे जो है आपको आर एच एंटीजीन देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पीपल हु हैव आर एच एंटीजीन इज कॉल्ड आर एच पॉजिटिव। ठीक है, ऐसे व्यक्ति जिनमें आर एच एंटीजन पाया जाता है, जिनके ब्लड में यानी कि जिनकी आरबीसी की सरफेस पर आर एच एंटीजन है तो वो आर एच पॉजिटिव होंगे, अगर नहीं है तो वो आर एच निगेटिव होंगे। ठीक है, ये आपको याद पॉइंट रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ऐसे व्यक्ति जिनकी आरबीसी की सरफेस पर आर एच एंटीजन पाया जा रहा है तो वो आर एच पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर नहीं है तो आर एच निगेटिव होगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है आर एच पॉजिटिव पर्सन में रिसीव बोथ एन आर एच पॉजिटिव एंड आर एच निगेटिव ट्रांसफ्यूजन, यानी कि जो आर एच पॉजिटिव से ग्रसित व्यक्ति हैं वो दोनों से जो है ब्लड ग्रुप ले सकता है, आर एच पॉजिटिव से भी ले सकता है और आर एच निगेटिव से भी ले सकता है। ठीक है, और आर एच निगेटिव पर्सन कैन ओनली रिसीव आर एच निगेटिव ब्लड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आर एच जो निगेटिव पर्सन है हमारा, वो केवल ब्लड जो है अपने से ही ले सकता है, यानी कि आर एच निगेटिव वाले पर्सन से ही जो है ब्लड ले सकता है। अब हम पढ़ेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफ आर एच ब्लड ग्रुप। ठीक है, आर एच ब्लड ग्रुप का जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तो उसमें कुछ केस बनते हैं। सबसे पहला केस क्या है, आर एच निगेटिव पर्सन रिसीविंग आर एच पॉजिटिव ब्लड। ठीक है, जो आर एच निगेटिव पर्सन है वो हम ब्लड को रिसीव कर रहा है, वो कैसा व्यक्ति है, आर एच पॉजिटिव है, जिससे वह ब्लड ले रहा है। ठीक है, तो देखिए फिगर के माध्यम से आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे इसमें। मान लीजिए ये डोनर है। ठीक है, तो डोनर जो है वो कैसा है, आर एच पॉजिटिव है, जबकि रेसिपिएंट कैसा है, आर एच निगेटिव है। ठीक है, तो अब जब ये रेसिपिएंट है तो ये डोनर से ब्लड लेगा। अब यहाँ पे आर एच जो पॉजिटिव है उसके सरफेस आप देख रहे हैं एंटीजन आर एच मिल रहा है। ठीक है, आर एच जो निगेटिव है वो एंटीबॉडी एंटी आर एच जो है प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो जब ये एंटीबॉडी जो एंटी आर एच है वो क्या करता है, एंटीजन के साथ में, यानी कि जो आर एच पॉजिटिव था उसके एंटीजन के साथ में क्या कर जाता है, बाइंड कर जाता है। जब ये बाइंड करता है तो क्या करता है, आरबीसी की सरफेस को रप्चर कर देता है। इसीलिए इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हीमोलिसिस कहते हैं। ठीक है, और एनीमिया जैसी इसमें कंडीशन भी हो सकती है। चलिए अब सेकंड केस देखते हैं, आर एच पॉजिटिव पर्सन रिसीविंग आर एच निगेटिव ब्लड। अब कोई व्यक्ति है जिसके अंदर आर एच पॉजिटिव ब्लड है तो वो जो है आर एच निगेटिव वाले व्यक्ति से जो है ब्लड रिसीव कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आर एच पॉजिटिव है तो उसकी जो आरबीसी की जो सरफेस है उस पर एंटीजन देखने को आपको मिल रहा है इस फिगर में, जबकि जो डोनर है आर एच जो निगेटिव है उसकी सरफेस पर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। तब इस केस में क्या होता है, कोई भी आपकी एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं होगी इस केस में। और जब एंटीबॉडी जब प्रोड्यूस नहीं होगी तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन आप करवा भी रहे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा पेशेंट को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस से मतलब क्या होता है, एरिथ्रो का मतलब होता है आरबीसी, ब्लास्टोसिस का मतलब होता है रप्चर होना। ठीक है, फिटेलिस से मतलब यहाँ क्या है, फीटस। तब जब फीटस के आरबीसी जो है कैसे होने लग जाएं, रप्चर होने लग जाएं, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहते हैं। चलिए इसकी मैकेनिज़्म देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या है कि अगर कोई हमारा फादर आर एच पॉजिटिव होगा और आर एच निगेटिव मदर है, ठीक है, तो माँ के गर्भ में जो बच्चा पल रहा होगा उसका ब्लड ग्रुप कैसा होगा, वो आर एच पॉजिटिव होगा। ठीक है, आर एच पॉजिटिव बेबीज़ ब्लड सेल्स इंटर मदर्स ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, आर एच जो पॉजिटिव होता है ब्लड जो होता है वो माँ के
ब्लड के अंदर मिल जाता है। ठीक है, तो होता क्या है, इन्वेडिंग RH पॉजिटिव ब्लड सेल्स कॉज द प्रोडक्शन ऑफ RH एंटीबॉडी। जब ये मिल जाता है तो RH एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये RH एंटीबॉडीज़ रिमेन इन मदर्स ब्लड स्ट्रीम, और ये हमेशा ही जो है RH जो ब्लड आपका RH जो एंटीबॉडी था वो जो है हमेशा माँ के ब्लड में बिल्कुल मिलता रहेगा। ठीक है, हमेशा ही बना रहेगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है, RH एंटीबॉडीज़ अटैक द RH पॉजिटिव बेबीज़ ब्लड सेल्स। ठीक है, तो जो ये RH एंटीबॉडी थी तो वो क्या होता है, बेबी के जो ब्लड सेल्स होती हैं उनको जो है ये डिस्ट्रॉय करने लगता है। ठीक है, तो इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कहते हैं। आशा करता हूँ कि टॉपिक को आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। यदि आपको टॉपिक अच्छा लगा है तो उसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और इस टॉपिक से संबंधित जो भी आपके कमेंट्स हैं उनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच।